जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखें टेस्ट नंबर 17 का आपका पार्ट 1 होने वाला है। ध्यान रखिए, तो पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा विथ आपका व्याख्या के साथ में। चलिए, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले वीडियो को 1.20x पे देखिएगा और स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न बताइए, नेपाल के काठमांडू घाटी क्षेत्र के उद्गमित कौन सी नदी उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है? बताइए, नेपाल के काठमांडू घाटी क्षेत्र में उद्गमित कौन सी नदी उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण बनती है? कौन सी नदी बनती है? तो आपका बागमती नदी बनती है। नंबर रखिए, देखिए बागमती नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू के निकट स्थित शिवपुरी पहाड़ियों से होता है। नेपाल से निकलने के पश्चात बिहार में प्रवेश करती है तथा सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से होकर प्रभावित होती है, अतः यह कोसी नदी तंत्र में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार के नदियों के बार बार आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? मतलब उत्तरी बिहार की नदियों में बार बार आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आपका हिमालयी नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा अवसाद निक्षेपण। ध्यान में रखिएगा, देखिए हिमालयी नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा ने अवसाद निक्षेपण, इसके कारण जो है आपका उत्तरी बिहार में बार बार आपका बाढ़ आता है। ध्यान रखिए, देखिए उत्तरी बिहार के अधिकांश नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, बागमती और कमला हिमालय नदी से उद्गमित होती है। ये नदियाँ प्रचुर मात्रा में अवसाद एवं तलछट वहन करती है, जो बिहार के मैदानों में जमा हो जाता है। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, बिहार के मुंगेर में स्थित कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपने गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है? बताइए, तो ये आपका हो जाएगा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिए, सबको पता है भैया, जहाँ के आपको गर्म पानी निकलता है। देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य का बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भीमबांध कुंड, सीताकुंड और ऋषि कुंड शामिल हैं। ध्यान रखिए भैया। देखिए यह अभ्यारण्य तेंदुआ, भालू, हिरन और अन्य पक्षी प्रजाति सहित वन्यजीव का भी एक आश्रम स्थल है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किस खनिज को नकली सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज को नकली सोना कहा जाता है? तो को पाइराइट को आपका कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज को नकली सोना कहा जाता है? तो आपको पाइराइट का आपको कहा जाता है। ध्यान में रखिए। देखिए पाइराइट को मुख्यतः नकली सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका चमकदार पीतल सदृश धात्विक स्वरूप से सोने का समान प्रतीत होता है। ध्यान रखिए भैया, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पुराणों में प्रायः क्षत्रियों का संहार के रूप में वर्णित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे पुराणों में प्रायः क्षत्रियों का संहारक के रूप में वर्णित किया गया है? किसको किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सो आपका पदम के महापदम नंद को आपका किया गया। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। पुराणों ने इन्हें क्षत्रिय का संहारक कहा है, क्योंकि इन्हें कई स्थापित क्षेत्रीय शासक वंशों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, वीडियो को भैया बोले हैं 1.20x पे देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड पर नहीं देखिएगा तो आप लोग का काम नहीं बनने वाला है। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक आयोजन बिहार से संबंधित नहीं है? अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक आयोजन बिहार से संबंधित हैं? कौन सा को बिहार से संबंधित है? आपको बौद्ध धर्म का आपका ध्यान में सबको पता है, बौद्ध धर्म का जन्म जो है सबका कहाँ हुआ था? बिहार से संबंधित है। ध्यान रखिए। सॉरी, क्या बोला, कौन सा धार्मिक आयोजन बिहार से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म का जो है सबका क्या बोल रहा है, बिहार से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा भैया। बताइए महावीर का जन्म आपका कहाँ हुआ था? आपका पावापुरी बिहार में हुआ था। बुद्ध का प्रबोधन कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो नालंदा विश्वविद्यालय
किस चीनी यात्री ने अध्ययन किया था? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने अध्ययन किया था? तो आपका हैंसोंग किए थे। सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए हैंसोंग ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और धर्म ग्रंथों का कई वर्षों तक अध्ययन किया तथा बाद में वही अध्ययन भी किया था, ध्यान में रखिए, अध्यापन भी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिकंदरा किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिकदार किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता था? तो किसका प्रमुख होता था? तो ये आपका देखिए परगना का आपका होता था, ध्यान में रखिए। देखिए परगना स्तर पर सिकदार प्रमुख कार्यकारी एवं सेना अधिकारी होता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए बिहार के किस नेता को बिहार भूपति के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस नेता को बिहार भूपति के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो आपका अनुग्रह नारायण सिंह को आपका ध्यान में रखिएगा, बिहार भूपति के लोकप्रिय नाम से आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को लोकप्रिय रूप से बिहार भूपति, बिहार की शान के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 10 की और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो बताइएगा 10वां प्रश्न क्या बोल रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए भैया। देखिए 10वां प्रश्न, बिहार सरकार का प्रधान या मुख्य विधिक सलाहकार कौन है? बिहार सरकार का प्रधान या मुख्य विधिक का सलाहकार कौन है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका महाधिवक्ता है, ध्यान में रखिए कौन है आपका महाधिवक्ता। देखिए महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा राज्य सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में एक खाद्य फसल तथा पशुधन के लिए प्रमुख चारा फसल दोनों रूप में प्रयुक्त होती है? ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में एक खाद्य फसल तथा पशुधन के लिए प्रमुख चारा फसल दोनों रूप में प्रयुक्त होती है? दोनों रूप में आपका मक्का जो है प्रयुक्त होती है, ध्यान में रखिए। देखिए मक्का मानव का उपयोग हेतु खाद्य फसल के रूप में तथा पशुधन एवं कुटकुट आहार के प्रमुख घटक के रूप में दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए बिहार के प्रसिद्ध पशु बाजार से संबंधित कौन सा मेला है? तो बिहार के प्रसिद्ध पशु बाजार से संबंधित कौन सा मेला है? तो भैया अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते होंगे तो बहुत मुश्किल है भैया, सोनपुर का मेला, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो दिक्कतें हैं भैया आप लोग के लिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन एक घोषणा को अपनाए गए जाने के साथ हुआ है, जो क्या बोल रहा है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन एक घोषणा को अपनाए जाने के साथ हुआ, जो आपको कौन सा था, जो आपका ठीक है विश्वसनीय तथा विकास उन्मुख AI दृष्टिकोण के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए एक अत्याधुनिक डायनासोर पार्क जिसमें से यथार्थ आकार के प्रतिस्वरूप एक शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ शामिल हैं, बिहार के किसे जिला में उद्घाटित किया गया है? बताइए एक अत्याधिक डायनासोर पार्क जिसमें से यथार्थ आकार के प्रतिरूप एवं शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ शामिल हैं, बिहार के किस जिले में उद्घाटित किया गया है? तो बिहार का आपका नालंदा जिला में आपका उद्घाटित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए डायनासोर पार्क बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में स्थित है। इसमें जीवन आकार के डायनासोर प्रतिरूप, शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ तथा आगंतुकों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित आकर्षक उपबंध हैं, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। चलिए इसका आंसर देखिए आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें स्टार मार देते हैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। उसका आंसर मान के चलिए आप लोग कमेंट में, हर बार हम 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग के लिए, तो उसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही होगा या फिर गलत होगा ये आप लोग को पता चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कौन सा कथन सही है, थोड़ा सा ऊपर आप लोग को सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है ये तो आपको देखना जरूरी है ना भैया।
उपयुक्त में से कौन सा नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य हैं? तो निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य है? ध्यान रखिए कौन है, एक सेकंड रुकिए, कौन सा है? देखिए आपका भारत का प्रधानमंत्री हैं, विधायिकायुक्त सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपका है, नीति आयोग के पूर्वकालिका सदस्य ये भी हैं, विशेष मंत्री सदस्य ये भी आपका है। ध्यान में रखिएगा, इच्छा पांचों देखिए आपको हैं किसके बारे में, नीति आयोग की शासी सदस्य हैं, तो ये पांचों आपका ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर बताइए। हरमुज डमरू मध्य के संदर्भ में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो हरमुज जल डमरू मध्य के संदर्भ में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ध्यान में रखिएगा, देखिए प्रोजेक्ट फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 4 मई 2026 को प्रारंभ किया गया एक समुद्री सुरक्षा मिशन है, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर बताइएगा। भारत इथेनॉल मिश्रण के लिए नए पेट्रोल मानक अधिसूचित किए हैं। भारत ने इथेनॉल मिश्रण के लिए नए पेट्रोल मानक अधिसूचित किए हैं, तो 30% किए हैं। ध्यान में रखिएगा, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन हम देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के सर्वोच्च इथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहन देने हेतु नए पेट्रोल मानकों को अधिसूचित किया है। ये मानक E22 से E30 तक इथेनॉल मिश्रण के लिए तकनीकी गुणवत्ता मापदंडों को परिभाषित करते हैं, अर्थात पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 30% तक हो सकती है, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न में इतना डीप में भैया, इतना डिफिनेशन आपको कोई नहीं देता है, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है आपका, ताकि आप लोग को जल्दी कवर हो सके। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में वन केस वन डेटा पहल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट का शुभारंभ किया है। इस चैटबॉट का नाम क्या है? बताइए, इस चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम आपका सुसहाय है। ध्यान रखिए, कौन सा है? सुसहाय है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर इसका क्वेश्चन आपको नहीं पता है आंसर भी, तो आप लोग एग्जाम देने नहीं जाइएगा बीपीएससी का। बताइए, मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष ऑफ द ईयर मंथ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बताइए किसे प्राप्त किया गया था? तो बताइए T20 वर्ल्ड कप जो भी हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? बताइए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं, ये आप लोग को बताना है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी ऑफकोर्स भैया संजू सैमसंग होंगे। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ध्यान में रखिए, देखिए सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका को लागू किया है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका संबंधी प्रतिक्रियाएं जैसे ई फाइलिंग, डिजिटल अभिलेख के रिकॉर्ड तथा नियमों का वितरण एक पूर्ण डिजिटल प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 देखिए 22 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने हेतु संशोधन किया है तो कर्नाटक ने किए हैं। ध्यान में रखिए, कर्नाटक ने स्थानीय सरकारों के चुनावों को मतपत्र जिससे बैलेट पेपर के माध्यम से कराने हेतु एक संशोधन किया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तब क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सबसे फर्स्ट में? तो फर्स्ट में आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली है। ध्यान रखिएगा। ध्यान देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे कि IIT दिल्ली वर्ष 2026 के QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में सर्वाधिक उच्च रैंक प्राप्त भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए, विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए कथन एक में आपका है कौन सा बोला सही है? देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष सिटीज के अंगीकरण के स्मृति में मनाया जाता है।
तो ये कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में है वर्ष 2026 की थीम संरक्षण डिजिटल नवाचार का एक अन्वेषण किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया है, बिल्कुल सही है। सिटीज और यूएनडीपी वैश्विक स्तर पर वार्षिक आयोजनों को सुगम बनाते हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। कि विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ते भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। आप लोग जानते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत एकदम अंदर से ख़राब लगता है कि भैया इतना मेहनत करते लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, यानी कि मोरल सपोर्ट नहीं मिलता है। हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपको पता है। बताइए विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया, तो आपको शीतल देवी को दिया गया। ध्यान में रखिए विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे भैया इधर। देखिए वर्ष 2025-26 के सत्र रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो आप लोग को ये अगर आंसर नहीं पता होगा, क्रिकेट से आप लोगों को कैसे नहीं पता होगा भैया, जम्मू और कश्मीर जीते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। ये थोड़ा फास्ट निकलेंगे भैया, वन लाइनर है, वन लाइनर में उतना हम लोग टाइम नहीं खपत करेंगे। देखिए खार्गद्वीप मुख्यतः किस प्रकार के द्वीप के रूप में जाना जाता है? देखिए खार्गद्वीप मुख्यतः किस प्रकार के द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार के द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो आपका प्रवाल द्वीप के रूप में आपका जाना जाता है। तो वर्ष 2026 तक भारत में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी स्थान पर है? कौन सा अग्रणी स्थान पर है, तो आपका गुजरात जो है अग्रणी स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए विश्व सूत्र पहल भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विश्व सूत्र पहल भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से आपका संबंधित है? तो ये जो है आपका वस्त्र मंत्रालय से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइए किस आध्यात्मिक नेता ने वर्ष 2026 में ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एवं स्टोरी लेटिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिए कौन जीते हैं, तो दलाई लामा जीते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग अगर कहीं स्लो पढ़े हैं, रुक रुक के पढ़े हैं, तो हाथ जोड़ से आपके माफ़ी मांगते हैं, ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि गलती हर कोई से होता है। उतना ऐसा वर्ड आ जाता है कि लगातार उसको पढ़ना, स्पीड में पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मानव निर्मित यान है जिसके पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? रखिए किसका बोल रहा है, लगाया गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मानव निर्मित यान है जिसके पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो लगाया गया है तो आपका देखिए वॉयेजर 1 के द्वारा लगाया गया, ध्यान में रखिए। देखिए वॉयेजर 1 मानव द्वारा बनाया गया पहला यान है जो पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने की ओर बढ़ रहा है, ध्यान रखिए हुए। जैसे कि प्रकाश दिवस की वह दूरी है जो प्रकाश 24 घंटे में तय करता है, वो जो है 1 वर्ष 1970 में भेजा गया था और यह अब तक का सबसे दूर पहुंचने वाला मानव निर्मित यान है, ध्यान रखिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? बताइए द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक आपका कौन है? तो ये आपका जो है सब पंकज मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए ऑनलाइन गेमिंग विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? ऑनलाइन गेमिंग विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका है IET नियम संशोधन में स्व नियामक निकाय ढांचे की स्थापना की है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। नियमों में खेलों को अनुमय एवं सुट्टा जुआ आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को गेमिंग उद्योग का नोडल मंत्रालय निर्धारित किया गया, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। 4 में आपका है सभी रियल मैनी गेम्स के लिए राष्ट्रीय सरकार के प्राधिकरण
में पंजीकरण अनिवार्य किया गया, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के संबंध में कथन 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। बताइए मणिपुर प्रकरण की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया था, तो आपको न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का आपका गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए मणिपुरी प्रकरण की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ष 2026 में बिहार ने निर्यातक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग युक्त मखानों के प्रथम वाणिज्यिक खेत के रूप में देश में प्राप्त किया है। वर्ष 2026 में बिहार से निर्यातित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग युक्त मखानों की प्रथम वाणिज्यिक खेप किस देश ने प्राप्त की है। किस देश ने आपको प्राप्त की है, तो आपको संयुक्त राज्य अमीरात की है, ध्यान में रखिएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमीरात ने वर्ष 2026 में बिहार से निर्यातित जीआई टैग प्राप्त मखानों की प्रथम व्यावसायिक खेप प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस निर्यात का उद्देश्य मिथिला मखानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर प्रश्न। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित नाइट ब्लड सर्वे का मुख्य उद्देश्य किस रोग की निगरानी एवं उन्मूलन है। बताइएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्वेश्चन ध्यान से हटेगा दिमाग से, तो यानी कि क्वेश्चन आपका दिमाग से हट गया। बताइए आपको क्वेश्चन याद भी नहीं होगा अभी बढ़िया से। बताइएगा बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित नाइट ब्लड सर्वे का मुख्य उद्देश्य किस रोग की निगरानी एवं उन्मूलन है। किस मतलब निगरानी एवं उन्मूलन है, किस रोग का है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। लसिका फाइलेरियासिस है, कहा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए नाइट ब्लड सर्वे का आयोजन लसिका फाइलेरियासिस की निगरानी एवं उन्मूलन हेतु किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर, ध्यान रखिएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक करने में भैया आपका कुछ नहीं जाता है, या आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई देखने नहीं आता कि आप किसको सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं। देखिएगा भैया, बताइएगा उत्तरी बिहार में दक्षिण बिहार के बीच संपर्क सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार में किस नदी के एक प्रमुख 6 लेन पुल के निर्माण की घोषणा की गई है। बताइए उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार में किस नदी पर एक प्रमुख 6 लेन पुल के निर्माण की घोषणा की गई है, कि ध्यान में रखिएगा किस पुल पर का बोल रहा है, तो ये आपका जो है सो गंगा नदी पर बोल रहा है कि ये आपका 6 लेन पुल आपका का निर्माण करने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, तो देखिए कथन 1 में पटना मेट्रो प्रथम चरण में वाणिज्यिक संचालन का औपचारिक रूप से प्रारंभ 20 जून 2026 को हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए क्या बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है देखिए मलाही पहाड़ी स्टेशन पटना मेट्रो के उच्च स्तरीय कॉरिडोर पर स्थित सक्रिय परिचालन वाले स्टेशनों में से एक है, बिल्कुल सही है। 2 में यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारी के रूप में घोषित किया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारी के रूप में घोषित किया है। मूल अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है, तो ये आपका जो है सो सुरक्षित एवं चिन्हित फुटपाथों पर चलने का अधिकार को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए भारत और फ्रांस ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष शुभारंभ किया है। बताइए भारत और फ्रांस ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ किया है।
तो ये आपका कब की हैं, तो ये आपका 2026 में किए हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में आयोजित की गई है। अरे दूसरा पढ़ दिए, सॉरी भैया। तो भारत और फ्रांस ने अपने श्रीगत द्विपक्षीय साझेदारी के हिस्से के रूप में वर्ष 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक, आपका अभी तुरंत हमें इसका आंसर पढ़ दिए थे भैया, तो आपका वाराणसी में आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। अभी अब इसका आंसर हम पढ़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न बताइएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में टेलीग्राफ पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत लागू किया गया था? देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भैया। देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को किस धारा के अंतर्गत लागू किया गया था? किस धारा के अंतर्गत आपका लागू किया गया था? तो धारा आपका 69 के ए के द्वारा आपका लागू किया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए परियोज्य आय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में क्या बोल रहा है, यह उच्च, देखिए यह उस कुल धनराशि को संदर्भित करती है जो आयकर घटाने के बाद परिवारों के पास व्यय या बचत के लिए उपलब्ध हो रहती है। क्या कथन एक आपका सही है? तो ध्यान रखिएगा कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका व्यक्तिगत आयकर दरों में वृद्धि सामान्यतः जनसंख्या की प्रयोज्य आय में वृद्धि की ओर ले जाती है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। तीन देखिए यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है जिसका उपयोग अर्थशास्त्री उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति घरेलू अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और आकलन करने के लिए करते हैं, ध्यान में रखिए। कथन तीन भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर हमसे मिस्टेक हुआ होगा भैया तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, इसको आप लोग खुद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य के बीच संबंध के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। तो देखिए कथन एक में है बॉन्ड मूल्य और बॉन्ड यील्ड सामान्यतः एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, जो कि कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है जब बाजार में व्यय दरों की वृद्धि होती है तब उच्च यील्ड प्रदान करने वाले नए बॉन्डों के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए मौजूदा स्थिर ब्याज दर को बॉन्ड की कीमतों में समानता गिर जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका यह प्रीमियर की पर खरीदा गया बॉन्ड हमेशा एक ऐसा होगा कि उसका परिपक्वता प्रतिफल उसकी कूपन दर को कम करता है, ध्यान में रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन आपका सही है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया था भैया, जो कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया था। आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, गरीबी के आकलन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी के आकलन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि कौन सा कथन आपका सही है। सही गलत तो पूछ रहा है, तो देखिए एक में आपका समिति ने वर्ष 2011-12 के लिए भारत में गरीबी अनुपात का अनुमान लगभग 29.5 लगाया है, तो ये कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग 972 से कम के रूप में परिभाषित किया है, जो कि कथन तीन में आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में आपका रंगराजन समिति का कार्य प्रणाली पुनः पोषण आधारित आधार को अपनाया, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन एवं वसा को सम्मिलित किया है, जो कि कथन तीन भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। गरीबी के आकलन पर रंगराजन समिति के रिपोर्ट के संबंध में आपका तीनों कथन सही है, आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर
46 की ओर बताइए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधार प्रभाव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक आधार प्रभाव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन करता है, तो आपका देखिए संदर्भ अवधि के आंकड़ों का वर्तमान आर्थिक वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति दरों पर प्रभाव डालता है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं। देखिए आधार प्रभाव से आशा है पिछली संदर्भ अवधि के मान के वर्तमान विकास दर या मुद्रास्फीति दर पर पड़ने वाले प्रभाव से है। चूंकि मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जैसे संकेतक को प्रायः वर्ष दर वर्ष प्रकाशित परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने बाजार में राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बाजार में राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैश्विक तरलता में वृद्धि कारण भारत में पूंजी प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की अस्थायी जमा सुविधा के आर्थिक भूमिका का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। बताइए आर्थिक भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन आपका कौन करता है। तो आपका सर्वोत्तम वर्णन आपका जो है सो देखिए बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया एक उपकरण जिसके लिए केंद्रीय बैंक को कोई प्रतिभूति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो कि कथन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। बताइए भारत में नए स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है। भारत में नए स्टार्टअप्स को मान्यता एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था पढ़ने में। बताइए भारत में नए स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो भैया सबको पता आपका उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास आपका होता है। ध्यान में रखिए। देखिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत में स्टार्टअप्स इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप्स को मान्यता प्राप्त करने हेतु नामित प्राधिकरण है। ध्यान में रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 50 के। 50 नंबर की खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा वो गिफ्ट दे दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा भैया। देखिए आर्थिक संदर्भ में श्रिंकफ्लेक्शन का अर्थ क्या है। बताइए आर्थिक संदर्भ में श्रिंकफ्लेक्शन का क्या अर्थ है। ध्यान में रखिए क्या अर्थ है। तो एक ऐसी स्थिति जिसके उत्पादन की कीमत समान रहती है लेकिन उसका आकार वजन या मात्रा घटा दी जाती है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कभी सुनबो नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। चलिए 51 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। क्या करता है, सर्वोत्तम रूप से आपका वर्णन करता है। इसका सही उत्तर कौन सा। देखिए ए में ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूर आधारित रोजगार प्रदान करना है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को समर्थन देकर 100 रोजगार के आकार सृजन करना है। क्या ये आपका सही है। तो ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए श्रिंकफ्लेक्शन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें से किसी उत्पाद की कीमतों अपरिवर्तित रहती है लेकिन उसके आकार वजन की मात्रा में कमी कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 52 की ओर। देखिए निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए और पहचानें कि इनमें से कौन सी वस्तुएं भारत एवं वस्तुएं सेवा कर के दायरे से बाहर है। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हमको पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए और पहचानें कि इनमें से कौन सी वस्तुएं
भारत में वस्तुओं एवं सेवा कर के दायरे से बाहर है। कौन सा आपका दायरे से बाहर है? तो आपका दायरे से बाहर ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको कौन कौन से हैं। देखिए आपका पेट्रोलियम क्रूड है, ये आपका बाहर है। वस्तु एवं सेवा कर दायरे से बाहर हैं। देखिए हाई स्पीड डीजल, ये भी आपका बाहर है। उसके बाद प्राकृतिक गैस, ये भी आपका बाहर है। बिजली भी बाहर है। आपका मानव उपभोग हेतु अल्कोहल लीकर भी आपका बाहर है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए पेट्रोलियम कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, मोटर स्पिरिट तथा विमानन टरबाइन ईंधन वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। प्रश्न नंबर 53 की वजह निम्नलिखित में से किसे फोटो इलेक्ट्रेटिक उत्सर्जन घटना का खोज की है? तो निम्नलिखित में से किसने फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन की घटना की खोज की है? उत्सर्जन घटना की आपका खोज की है, कौन किए थे? तो आपका देखिए हेनरिक हर्ट्ज किए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिए कथन एक में ऑप्टिकल फाइबर कांच से बने पतले बेलनाकार पेशे होते हैं जिनके पास व्यास प्रायः मानव बल का समान होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रकाशिक तंतुओं के माध्यम से प्रकाश को निर्देशित करने के लिए मूल सिद्धांतों के रूप में कार्य करती है, जो कि दो भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? बताइए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को आपका क्या कहा जाता है? तो आपका देखिए इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बताइए विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य कहलाता है। किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है? ये आप लोग को बताना। किया हुआ कार्य आपका विद्युत विभव का अंतर आपका कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें देखिए इसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो ग्रह के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है और अंतरिक्ष में फैलता है, जिसमें से मैग्नेटोस्फीयर नामक क्षेत्र बनता है, ध्यान रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल एक आपका सही है, दो आपका गलत है। सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, जो कि बिल्कुल गलत है भैया, सबको पता है। चलिए अगला 58 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ तरल चरण से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन करता है। इस प्रक्रिया के किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऊर्ध्वापातन के रूप में आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर इधर वन लाइनर है भैया, वन लाइनर पे हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आप लोग को तुरंत पकड़ लीजिएगा। देखिए एक बार में देखिए एक में आपका है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको कौन सही नहीं बोलेगा, जरा हमको बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसी में माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या? तो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए माइक्रोफोन आपका किस में आपका चेंज करती है? तो माइक्रोफोन देखिए यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिए। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, माइक्रोफोन आपका यहाँ क्या बोला? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते नहीं, ये जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कथन 1 है, कथन 2 है। कथन 1 में आपको क्या बोल रहा है? आवृत्ति को प्रति इकाई समय के तरंगों के दोलनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है, ये आप लोग को बताना है। कथन एक तो आपका बिल्कुल सत्य है। कथन दो में है एक तरंग दैर्घ्य में विद्युत चुम्बकीय तरंग की शक्ति में न्यूनतम परिवर्तन को उसका आयाम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केपलर ग्रहों के गति के नियमों में से एक नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रहों के गति के नियमों में से एक नहीं है। कौन सा एक आपका जो है सो नहीं है। तो केपलर के गति के नियमों के आपको कौन सा नहीं है, तो आपका किसी ग्रहों में अपनी कक्षा में चालू पूरे स्थिर रहती है, ये आपका जो है बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो ये आपका नहीं है, मान के चलिए नहीं है। बाकी ये आप लोग याद कर सकते हैं, बी और सी आपका बिल्कुल है। ध्यान रखिए कौन सा है, देखिए केपलर के ग्रहों के गति के नियमों में से कौन सा अगर पूछ देता है तो ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला 62 हमारे प्रश्न पर देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। क्या बोल रहा है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। कौन सा तरंग उदाहरण नहीं है, तो आपका स्ट्रिंग के कंपन आपका जो है सो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए, उभयचरों के पास एक डैश होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत अभी देखिए वन लाइनर है, वन लाइनर पर उतना सोल्यूशन लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। बताइएगा, देखिए उभयचरों के पास एक कितना होता है, कितना कक्षीय हृदय होता है बताइए। तो इनके पास जो है आपका 3 कक्षीय हृदय होता है। ध्यान रखिएगा। तो उभयचरों के पास 3 कक्षीय हृदय होता है। 64 नंबर प्रश्न, आँख के निम्नलिखित में से किस हिस्से को आँख का सफ़ेद भी कहा जाता है। बताइए आँख के निम्नलिखित में से किस हिस्से को आँख का सफ़ेद भी कहा जाता है। तो आपको देखिए श्वेत पटल को आपका कहा जाता है, सफ़ेद का आँख भी आपका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद पटल को आपका आँख का सफ़ेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। अगर इसका आंसर बता देंगे बताइए, तो भैया आप लोग काहे एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम नहीं दीजिएगा इससे बढ़िया। चलिए इसका नहीं बताएंगे आंसर। 66 नंबर प्रश्न में एआई संचालित स्वायत्ता उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, एआई संचालित स्वायत्ता उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आपका है, ये उपग्रह निगरानी और मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल सही है। देखिए इन उपग्रहों का उद्देश्य भूस्थितिक भूमध्यसागरीय भूमध्यरेखीय कक्षा और निम्न भूकक्षा दोनों में बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा क्या बिल्कुल आपका सही है। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों आपका सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 67 की ओर। बताइए हरे सवाल किससे संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या बताएं भैया, आप लोग जब मैट्रिक किए होंगे तो उसी टाइम ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद किए होंगे। हरे सवाल किससे संबंधित, चलिए इसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे, उतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा भैया, तो उसका आंसर बताना जो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। 2 क्वेश्चन जो अभी तक हम नहीं छोड़े हैं, अगर वो 2 क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाइएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए ब्रायोफाइटस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें आपका सही है, इसके बारे में ब्रायोफाइटस के संबंध में ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है, इन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर भी कहा जाता है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में ब्रायोफाइटस में यौन अंग बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। 1 और 2 दोनों आपका सही है। किसके बारे में, ब्रायोफाइटस के संबंध में आपका दोनों कथन सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइएगा, देखिए ऑटो स्क्लेरोसिस तब होता है जब, क्या ऑटो स्क्लेरोसिस तब होता है जब मध्य कान में अंत असामान्य अस्थि वृद्धि। ध्यान में रखिएगा। देखिए मध्य कान में असामान्य अस्थि वृद्धि होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम देखते हैं भैया। देखिए यह एक ऐसी स्थिति है जो सुनने की क्षमता को हानि पहुंचाती है। ध्यान में रखिएगा। देखिए यह तब होता है जब मध्य कान में और कभी कभी आंतरिक कान में असामान्य स्थिति पुनः संरचना या वृद्धि होती है। अस्थि पुनर्रचना एक सतह प्रक्रिया है जहां मौजूदा अस्थि के ऊतकों को लगातार नवीनीकृत किया जाता है।
जिसे ओटोस्क्लेरोसिस में यह असमानता क्या पुनर्रचना कान के माध्यम में ध्वनि की संरचना को बाधित करता है। ध्यान रखिए भैया, पूरा सोल्यूशन इसका बता दिए। आपको अगर फिर से सुनना है तो पीछे वीडियो कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आप लोग सोचिएगा ये बिहार पुलिस का सेट है, नहीं, ये आपका बीपीएससी का सेट है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा, समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, विक्रम एस जिसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है वह है, तो वह आपका भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न। बोमेल कैप्सूल मानव शरीर के निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे संबंधित है। बताइए, बोमेल कैप्सूल मानव शरीर के निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है आपका उत्सर्जन तंत्र से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर प्रश्न। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, तो देखिए ए में थायराइड, क्या थायरोट्रोपिन जो कि बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। बताइए, पिट्यूटरी क्या ग्रेनोडोट्रोपिन, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। अंडाशय क्या प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल सही सूत्र है। अग्नाशय ग्लूकागन जो कि बिल्कुल सही सुमेलित। इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, थायराइड आपको किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि थायरोट्रोपिन, क्या पिट्यूटरी ग्रंथि थायरोट्रोपिन जिसे थायराइड उत्तेजक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा है, तो आपका ZNO ध्यान में रखिएगा। देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अम्लीय और बुनियादी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य करने की द्वितीय क्षमता होती है, जो एसिड एवं बेस दोनों को बेअसर करती है। जल में घुलने पर वे अक्सर ऑक्साइड आयनों वाले क्षारीय विलयन बनती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए, एक में ब्लीचिंग पाउडर के हासन क्लेवर प्लांट या बैकमैन प्लांट में तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर अग्निशासक यंत्रों में किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हम बोला गया था मेरा मुँह से, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर हैसनक्लेव प्लांट या बैकमेल प्लांट में तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaCO2 के रूप में जाना जाता है। यह एक सफ़ेद गंधहीन पाउडर है जो मुख्य रूप से कीटाणुओं नाशक और ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न होगा भैया, पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल, ध्यान रखिए। देखिए, एथिल और मिथाइल अल्कोहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एथिल और मिथाइल अल्कोहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में मिथाइल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण पीने के लिए उपयुक्त होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए, मिथाइल अल्कोहल डाट इत्र तथा औषधियों के निर्माण में एक प्रमुख घटक है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए, दोनों कथन सही होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ लिख देते हैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, थैंक यू सो मच, लव यू भाई एवं बहनों।